हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एसपी स्टडी 2022 पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि अब हमारा जो टॉपिक साइकोलॉजी में चल रहा था वो था अधिगम, और इसके 2 पार्ट हो चुके थे। आज जो हमारा पार्ट रहने वाला है वो है अधिगम का पार्ट 3। और आज हमारा जो साइकोलॉजी का डे है वो है 22वां दिन। और आज जो अधिगम का टॉपिक है वह हम ऐसी कोशिश करेंगे कि पहले वाला एक बार थोड़ा देख लें ऊपर ऊपर से, और उसी के साथ ये जो अधिगम का टॉपिक है ये आज या नेक्स्ट एपिसोड में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अब तक हमने अधिगम में क्या क्या देखा था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अधिगम के जो परिभाषा है वो देखी थी कि अधिगम क्या है, अधिगम किस प्रकार का होता है। जो अनुक्रियाएं जो होती हैं वो होती हैं 2 प्रकार की। पहली होती हैं जन्मजात और दूसरी अर्जित। जो अर्जित होती हैं वो अधिगम होता है, जो स्थायी होती हैं, प्रशिक्षण और अनुभवों के माध्यम से होती हैं, यही अधिगम है। जबकि जो अनुक्रियाएं हैं वो जन्मजात, थकान, बीमारी, मादक पदार्थ या परिपक्वता के कारण होती हैं, वह अधिगम नहीं होती हैं, यह अस्थायी होती हैं। तो यह अधिगम नहीं होता है। जो स्थायी हो, अभ्यास के माध्यम से, प्रशिक्षण या अनुभव के माध्यम से हो, यही अधिगम कहलाता है। और इसी के साथ हमने अधिगम के सोपान देखे थे। स्किनर ने अधिगम के सोपान बताए थे: अभिप्रेरणा, अनुक्रिया, बाधाएं, तनाव, पुनर्बलन, लक्ष्य की प्राप्ति। इसी के बाद विशिष्ट सोपान भी हमने देखे थे, जिसमें 7 सोपान थे। पहला अभिप्रेरणा, लक्ष्य, तत्परता, अन्योन्य क्रिया या अनुक्रिया, समायोजन, परिवर्तन, और अंतिम था निर्धारण। इसके बाद में हमने अलग अलग विद्वानों के अनुसार अधिगम की प्रमुख परिभाषाएं देखी, जैसे मर्सेल, वुडवर्थ, मेयर, किमले, गिलफोर्ड, क्रॉनबेक, गेट्स, स्किनर, क्रो के अनुसार। फिर अधिगम की प्रमुख विशेषताएं, अधिगम का स्थानांतरण देखा कि अधिगम स्थानांतरण क्या होता है, और इसके बारे में अलग अलग विद्वानों की परिभाषाएं, उनके मत देखे। अधिगम के स्थानांतरण के प्रकार देखे, जिसमें 2 अलग अलग प्रकार बताए थे। व्यवहारवादियों ने अलग बताए और संज्ञानवादियों ने अलग प्रकार बताए। व्यवहारवादियों के अनुसार सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण और शून्य स्थानांतरण। नकारात्मक के 2 प्रकार बताए: पूर्वलक्षी और प्रतिलक्षी। संज्ञानवादियों ने जो अधिगम के स्थानांतरण बताए वो भी बताए हैं 3, जिसमें से पहला है क्षैतिज स्थानांतरण, दूसरा ऊर्ध्व स्थानांतरण और तीसरा था द्विपार्श्व स्थानांतरण। और इनके बारे में हमने डिटेल में देखा था कि ये किस प्रकार से होता है और हम इन्हें कैसे पहचान सकते हैं, इन्हें और किन नामों से जाना जाता है। इसके बाद हमने देखा था अधिगम वक्र या लर्निंग कर्व क्या है, और अधिगम वक्र शब्द का पहली बार प्रयोग जेरोम ब्रूनर और एबिंगहॉस ने किया था, ये भी हमने देखा था। फिर अलग अलग विद्वानों के मत देखे। इसके बाद अधिगम वक्र के कौन कौन से प्रकार हैं वो देखे थे कि अधिगम वक्र मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, जो बेकर द्वारा दिया गया तथा लेकमैन द्वारा एक प्रकार और भी बताया गया था। इस तरह से 4 अधिगम वक्र हो गए थे। पहला सरल रेखीय वक्र या त्वरण रेखीय वक्र लेकमैन द्वारा दिया गया, यह प्रतिभाशाली छात्रों का वक्र था। दूसरा उन्नतोदर वक्र या ऋणात्मक, नकारात्मक, उत्तल वक्र, इसे कॉन्वेक्स कर्व के नाम से भी जाना जाता है। ये बेकर द्वारा दिया गया, यह पिछड़े बालकों का वक्र है। तीसरा नतोदर वक्र, वर्धन वक्र, धनात्मक वक्र, सकारात्मक या अवतल वक्र, कॉनकेव कर्व, जो बेकर द्वारा दिया गया, ये था सामान्य बालकों का वक्र। इसी के साथ चौथा वक्र था मिश्रित या एस आकृति वक्र, जो बेकर द्वारा दिया गया, यह सृजनशील बालकों का वक्र था। फिर अधिगम के पठार के बारे में देखा कि अधिगम का पठार क्या है, और इसकी अलग अलग परिभाषाएं देखी, और पठार का निर्माण कब होता है, क्यों होता है, और अलग अलग विद्वानों का इसके बारे में मत। अधिगम के पठार के बनने के कारण देखे।
अधिगम के पठार को दूर करने के क्या उपाय हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। इसके बाद अधिगम के प्रमुख सिद्धांत देखे, जिसमें व्यवहारवादियों के अनुसार अधिगम के सिद्धांत थे। पहला अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत या CR थ्योरी, जो पावलोव ने 1904 में रूस में दी थी। इसे कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में दूसरा जो था, इसमें हमने CR थ्योरी में ये किस प्रकार से काम करता है, इसके अन्य नाम और पावलोव की पुस्तकें, इसमें कुत्ते पर यानी कुत्ते की लार ग्रंथि पर प्रयोग किया गया, जो पेरोटिड थी, जो कान के नीचे पाई जाती है, इसके बारे में हमने देखा था। और ये किस प्रकार से काम कर रहा है, इसे हमने पूरे डिटेल में देखा था। और अनुकूलित अनुक्रिया से क्या आशय है, स्वाभाविक क्रिया और अस्वाभाविक क्रिया के बारे में देखा था। इसके बाद अनुकूलित उत्तेजना से क्या आशय है और इसके जो उदाहरण हैं वो देखें। अनुबंधन से जो आशय हैं वो देखा था। उसके बाद सहकालिक अनुबंधन, विलंबित अनुबंधन, अवशेष अनुबंधन, पश्चगामी अनुबंधन, इन सब के बारे में पढ़ा। फिर विलोपीकरण या विलोपन, उद्दीपक सामान्यीकरण, उद्दीपक विभेदीकरण, समय कारक, बुद्धि कारक, स्व पुनः प्राप्ति, लाभ अनुबंधन और इनके उदाहरण देखे। उसके बाद देखा था हमने सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है। पावलोव के सिद्धांत को शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग में लाने का श्रेय एंडरसन को जाता है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत SR थ्योरी, जो थॉर्नडाइक द्वारा 1898 में अमेरिका में दी गई। थॉर्नडाइक की पुस्तकें द एनिमल इंटेलिजेंसी, द साइकोलॉजी ऑफ अर्थमेटिक, द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, द एजुकेशन साइकोलॉजी देखा। फिर शिक्षा मनोविज्ञान के जनक या प्रथम शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक या उद्दीपक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे थॉर्नडाइक। सिद्धांत के उपनाम, दूसरा जो सिद्धांत है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, इसके उपनाम देखे। इसके बाद हमने देखा कि उद्दीपक अनुक्रिया से क्या आशय है और थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था, ये देखा। इसके बाद हमने थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य और 5 गौण नियम बताए। मुख्य नियम थे तत्परता का नियम, अभ्यास या श्रम का नियम, जिसमें उपयोगिता और अनुपयोगिता के बारे में देखा। फिर दूसरा प्रभाव या परिणाम का नियम, संतोष और असंतोष। फिर था गौण नियम, गौण नियम थे 5, बहु प्रतिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, मानसिक क्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम और साहचर्य परिवर्तन का नियम। यहाँ तक हम देख चुके थे और पिछले वीडियो में हमने कहा था कि इसके बारे में डिटेल में हम अब देखेंगे, तो आज हम इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मुख्य नियम, आज ये मुख्य नियम पढ़ना शुरू कर रहे हैं और इसके साथ ही हम कोशिश करेंगे कि ये वाला जो चैप्टर है वो आज हम कंप्लीट कर लें, क्योंकि कल 3rd ग्रेड के फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट थी, तो सबने फॉर्म फिल कर लिए होंगे। तो अब हमें भी जल्दी जल्दी अपना कोर्स कंप्लीट करना होगा, क्योंकि अब सब जने अच्छे से तैयार हो चुके होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए, अब 1 ही महीना बचा। तत्परता का नियम, थॉर्नडाइक के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व सर्वप्रथम स्वयं को मानसिक रूप से तैयार, तत्पर या सक्रिय होने की आवश्यकता होती है, क्योंकि तत्परता के अभाव में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। जैसे घोड़े को पानी के तालाब तक ले जाया जा सकता है, परंतु पानी पिलाया नहीं जा सकता। छोटे बालक बालिकाओं को पढ़ने के लिए विद्यालय भेजा जा सकता है, परंतु पढ़ने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मजदूरों को खेत तक ले जाया जा सकता है, परंतु कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। वुडवर्थ ने तत्परता के नियम को मानसिक शक्ति का नियम कहा। तत्परता के नियम को रुचि एवं अभिप्रेरणा का नियम भी कहा जाता है। दूसरा जो नियम है, ये हम मुख्य नियम पढ़ रहे हैं, तो मुख्य नियम का दूसरा जो नियम है वो है
अभ्यास या श्रम का नियम। थॉर्नडाइक के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर अभ्यास श्रम करते रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि श्रम या अभ्यास के अभाव में किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। जैसे बचपन में साइकिल चलाना सीखना, पढ़ना लिखना सीखना, ये सारी चीज़ें अभ्यास से ही होती है। फिर थॉर्नडाइक ने इसके 2 उपनियम बताए। थॉर्नडाइक ने अभ्यास या श्रम के नियम के 2 उपनियम बताए। पहला उपयोगिता का नियम और दूसरा है अनुपयोगिता का नियम। तो उपयोगिता का नियम क्या है? थॉर्नडाइक के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा उसी विषय वस्तु के लिए अभ्यास या प्रयास प्रारंभ किया जाता है जो विषय वस्तु उसके उपयोग या महत्व की होती है। जैसे धोनी के लिए क्रिकेट का अभ्यास करना। दूसरा, किसान के लिए उपजाऊ भूमि। इसका दूसरा भाग है अनुपयोगिता का नियम। तो अनुपयोगिता का नियम क्या है? थॉर्नडाइक के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा उस विषय वस्तु के लिए कोई अभ्यास या प्रयास प्रारंभ नहीं किया जाता जो उसके उपयोग या महत्व की न हो। जैसे धोनी के लिए नाच गाने का अभ्यास, किसान के लिए बंजर भूमि, ये किसी काम की नहीं है तो इनके लिए ये कोई अभ्यास नहीं करेंगे। फिर जो तीसरा मुख्य नियम है वो है प्रभाव या परिणाम का नियम। थॉर्नडाइक के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा उसी विषय वस्तु के लिए अभ्यास या प्रयास प्रारंभ किया जाता है जो विषय वस्तु उन्हें सर्वाधिक प्रभावित करती हैं, क्योंकि प्रभावहीन वस्तुओं के लिए बालक बालिकाओं के द्वारा कोई अभ्यास प्रारंभ नहीं किया जाता। जैसे 10वीं कक्षा में मेरिट में आने के बाद 12वीं कक्षा में भी मेरिट में आने का प्रयास करना, सफलता द्वारा सफलता प्राप्त करना, इसे दंड या पुरस्कार का नियम भी कहते हैं। थॉर्नडाइक ने इसके 2 उपनियम बताए। पहला संतोष का नियम और दूसरा असंतोष का नियम। संतोष का जो उपनियम है वो क्या है? थॉर्नडाइक के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा उसी विषय वस्तु के लिए अभ्यास या प्रयास प्रारंभ किया जाता है जिस वस्तु से उसे आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति होती है। जैसे बिल्ली के लिए मछली का टुकड़ा। असंतोष का नियम। थॉर्नडाइक के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा उस विषय वस्तु के लिए कोई भी अभ्यास या प्रयास प्रारंभ नहीं किया जाता जिससे आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति न होती हो। जैसे भैंस के आगे बीन बजाना, बिल्ली के सम्मुख मोबाइल रखना। यानी बिल्ली के सामने भी मोबाइल रखेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं होगा, भैंस के सामने बीन बजाएंगे तो उससे भी कोई मतलब नहीं होगा। तो ये असंतोष का नियम है। गौण नियम। जो 3 मुख्य नियम थे वो हमने देखे। आप देखते हैं जो 5 गौण नियम है उनमें पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया के नियम में थॉर्नडाइक के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर 1 से अधिक बार क्रिया प्रतिक्रिया करते रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि बालक बालिकाओं के द्वारा की जाने वाली सभी क्रियाओं से सफलता प्राप्त हो संभव नहीं। जैसे किसी प्रतियोगी परीक्षार्थी द्वारा लाखों प्रश्न याद करना, आम के पेड़ से आम तोड़ने के लिए अनेकों पत्थर फेंकना। बहुप्रतिक्रिया का नियम अभ्यास के नियम का ही भाग माना जाता है। तो कौन से नियम का भाग माना जाता है? अभ्यास के नियम का। बहुप्रतिक्रिया का नियम थॉर्नडाइक के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर 1 से अधिक बार क्रिया प्रतिक्रिया करते रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि बालक बालिकाओं के द्वारा की जाने वाली सभी क्रियाओं से सफलता प्राप्त हो संभव नहीं। जैसे किसी प्रतियोगी परीक्षार्थी द्वारा लाखों प्रश्न याद करना, आम के पेड़ से आम तोड़ने के लिए अनेकों पत्थर फेंकना। तो ये जो बहुप्रतिक्रिया का नियम है यह अभ्यास के नियम का ही भाग माना जाता है। दूसरा गौण नियम है आंशिक क्रिया का नियम। थॉर्नडाइक के अनुसार बालक बालिकाओं को किसी भी विषय वस्तु का शिक्षण करवाने से पूर्व विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभक्त कर
शिक्षण करवाया जाना चाहिए, क्योंकि छोटी विषय वस्तु के साथ बालक बालिकाओं की मानसिकता सक्रियता के साथ कार्य करती है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है। वर्ण सीखने के बाद व्याकरण सीखना। तीसरा गौण नियम है मानसिक विन्यास का नियम। थांडाई के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व सर्वप्रथम स्वयं की मानसिकता का होना अति आवश्यक है, क्योंकि मानसिकता के अभाव में किया गया कार्य सफलता प्रदान नहीं कर सकता। मन की हारे हार है तो मन के जीते जीत। जैसा हम सोचते हैं हमारे साथ वैसा ही होता है। अगर हम सोचते हैं कि हमारे बहुत सारे दुख हैं तो दुखी रहते हैं, इंसान दुखी रहता है। और सोचें कि हम खुश हैं, हम बहुत सारी खुशियाँ हैं हमारे पास, तो हम खुश ही रहते हैं। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे साथ होता है। अब आता है चौथा गौण नियम सादृश्यता का नियम। इसे आत्मसातकरण या तादात्म्यकरण का नियम भी कहते हैं। अपने पूर्व अनुभव या ज्ञान को ध्यान में लाकर किसी नवीन समस्या का समाधान करना सादृश्यता कहलाता है, क्योंकि सादृश्यता के कारण बालक को यह महसूस होता है कि इस कार्य को मैंने पूर्व में भी कहीं न कहीं किया हुआ है। जैसे घर पर अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाना। पांचवा और अंतिम गौण नियम है साहचर्य परिवर्तन का नियम। सीखने सिखाने की परंपरागत विधियों में परिवर्तन कर सीखने की प्रक्रिया साहचर्य परिवर्तन कहलाती है। जैसे एकलव्य द्वारा धनुर्विद्या सीखना या किसी विषय वस्तु के साथ संबंध स्थापित कर उसके अनुरूप व्यवहार करने की प्रक्रिया साहचर्य परिवर्तन कहलाती है। जैसे किसी माँ के पुत्र के दूर चले जाने के पश्चात माँ द्वारा अपने पुत्र के खिलौनों को सीने से लगाना, किसी तोते द्वारा इंसानी भाषा बोलना, सरहद पर बैठे फौजी भाई द्वारा अपने परिवार की तस्वीर से बातें करना, ये साहचर्य परिवर्तन के नियम के उदाहरण हैं। इसी के साथ हमारे दोनों मुख्य नियम और गौण नियम खत्म होते हैं। और इसका शिक्षा में क्या महत्व है ये देखते हैं। तो इसका शैक्षणिक महत्व है मंदबुद्धि बालक बालिकाओं को सिखाने में सहायक, अभ्यास की निरंतरता पर सर्वाधिक बल, प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना, अनुभव द्वारा सीखना, सफलता द्वारा सफलता प्राप्त करना, असफलता से सफलता, विश्वास बनाम आत्मविश्वास में वृद्धि, निर्भरता बनाम आत्मनिर्भरता में वृद्धि। अगला सिद्धांत है क्रिया प्रसूत सिद्धांत। स्किनर द्वारा 1938 में अमेरिका में दिया गया। स्किनर की पुस्तकें हैं बिहेवियर ऑर्गेनाइज्म, द टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। प्रथम मौलिक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक स्किनर को कहा जाता है। व्यवहार का प्रथम विश्लेषणात्मक अध्ययन स्किनर ने किया था। स्किनर का जो ये सिद्धांत है क्रिया प्रसूत सिद्धांत, इसे और किन किन नामों से जाना जाता है तो इसके अन्य नाम है आरएस थ्योरी, अधिगम का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, अधिगम का साधनात्मक सिद्धांत, अधिगम का नैमित्तिक सिद्धांत, अधिगम का दंड पुरस्कार सिद्धांत। स्किनर का यह सिद्धांत थांडाई के सिद्धांत का विपरीत सिद्धांत है, क्योंकि स्किनर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय थांडाई के सिद्धांत से एसआर तत्व को लेकर उसे आरएस तत्व में परिवर्तित किया। क्रिया प्रसूत से आशय वह व्यवहार जिसका संचालन बिना किसी प्रत्यक्ष उद्दीपक के व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता हो, क्रिया प्रसूत कहलाता है। जैसे खेलना कूदना, पढ़ना लिखना एवं दैनिक जीवन के कार्य करना। स्किनर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय क्रिया की निरंतरता पर सर्वाधिक बल दिया।
और लिखा कि बालक बालिकाओं को निरंतर अनुक्रिया करते रहना चाहिए तथा स्किनर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय क्रिया की निरंतरता पर सर्वाधिक बल दिया और लिखा कि बालक बालिकाओं को निरंतर अनुक्रिया करते रहना चाहिए तथा अनुक्रिया के मध्य उन्हें तत्काल पुनर्बलन प्रदान किया जाना चाहिए। ऐसा करने पर बालक वह क्रिया करने लगता है जैसे शिक्षक चाहता है तथा इससे बालक बालिकाओं की त्रुटियों की मात्रा में कमी होती है तथा उनका सिद्धांत प्रभावी हो जाता है, उनका अधिगम प्रभावी हो जाता है। पुनर्बलन से आशय वह तत्व जो क्रिया की गति में वृद्धि करे पुनर्बलन कहलाता है। पुनर्बलन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्किनर द्वारा किया गया। पुनर्बलन सिद्धांत का प्रतिपादन क्लार्क हल या स्किनर द्वारा किया गया। इन्होंने पुनर्बलन को दो भागों में बांटा, पहला सकारात्मक पुनर्बलन और दूसरा नकारात्मक पुनर्बलन। सकारात्मक पुनर्बलन क्रिया में किसी नवीन तत्व को जोड़ने पर अगर क्रिया की गति में वृद्धि होती है तो उसे सकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। इसे दो भागों में बांटा गया, प्राथमिक सकारात्मक पुनर्बलन और द्वितीयक सकारात्मक पुनर्बलन। प्राथमिक सकारात्मक पुनर्बलन वह पुनर्बलन जिसे व्यक्ति स्वयं को स्वयं ही प्रदान करे उसे प्राथमिक सकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं, जैसे भोजन, पानी, ऑक्सीजन, नींद, मलमूत्र त्याग आदि। द्वितीयक सकारात्मक पुनर्बलन वह पुनर्बलन जो दूसरों के द्वारा प्रदान किया जाए द्वितीयक सकारात्मक पुनर्बलन कहलाता है, जैसे पुरस्कार, प्रशंसा, शाबाशी, मेडल आदि। अब आता है नकारात्मक पुनर्बलन। क्रिया में किसी तत्व के प्रभाव को कम कर देने या हटा देने पर अगर क्रिया की गति में वृद्धि होती है तो उसे नकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं, जैसे तेज धूप से बचने के लिए काला चश्मा पहनना, हेलमेट पहनना व सीट बेल्ट बांधना, परीक्षा में एक से अधिक पेन ले जाना जिससे डर खत्म होता है, कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनना, सर्दी में गर्म कपड़े पहनना आदि। स्किनर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय दो प्रकार के पुनर्बलन अनुसूचियां बताई, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। गाइस, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।